अब यहाँ पे हमारा जो है सिंगल इन्फोर्स्ड बीम का मेंस वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हम मेंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। पिछले जो लेक्चर्स थे उसमें कुछ वॉइस का इशू हो गया तो वो रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो ये जो आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं जैसे स्टेप 1 लिखा हुआ है, स्टेप 2 लिखा हुआ है, ये पिछली वीडियोज़ में मैंने सॉल्व करके दिखाया था, बट अब मैं जो है यहाँ पे डायरेक्टली आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे स्टेप्स मैंने क्लियरली मेंशन किए हुए हैं। तो देखो, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने सारा का सारा एक फॉर्मुलेट करके आपको बता दिया था। एक बार दिखा भी देता हूँ कि यहाँ पे ये देखो, ये एक क्वेश्चन था। एक ये जो यहाँ पे आपके सामने स्टेप्स है ना, जैसे कि यहाँ पे केस टू में आपको क्या निकालना था कि सेक्शन साइज भी निकालना है, एएसटी भी निकालना है। ऐसे यहाँ पे केस 1 हमारे पास में ये रहा, ऊपर केस 1 है कि यहाँ पे आपको क्या निकालना है, सिर्फ सेक्शन साइज जो है वो दिया हुआ होगा और जो एरिया ऑफ स्टील है वो आपको निकालना होगा। तो यहाँ पे हम जो अभी करने वाले हैं, जस्ट अ सेकेंड, तो यहाँ पे हम जो अभी करने वाले हैं, एक सेकेंड, वो हम यहाँ पे केस 2 वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। ये आप लोगों के सामने मेंस का क्वेश्चन रहेगा केस 2, जिसमें कि हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ स्टील भी निकालना है और सेक्शन का जो साइज़ है वो भी हमें निकालना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले अभी देख लो क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है। उसने कहा एक सिंगल इन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन है, आप लोगों के सामने यहाँ पे सिंगल इन्फोर्स्ड रेक्टेंगुलर सेक्शन है। उसके लिए सर्विस बेंडिंग मोमेंट या फिर कह सकते हैं कि वर्किंग लोड का जो बेंडिंग मोमेंट है वो कितना है, 200 किलो न्यूटन मीटर है। ये यहाँ पे उसने दिया हुआ है। फिर उसने फर्दर आगे बताया कि M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट आप यूज़ कर रहे हैं और Fe415 ग्रेड ऑफ स्टील यूज़ कर रहे हैं। इफेक्टिव कवर यहाँ पे 50 mm है। ये चीज़ उसने सब कुछ हमें दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे सॉल्यूशन जब हम शुरू करेंगे तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या था कि हमें क्या निकालना है, फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो मैंने क्या किया, 1.5 से मल्टीप्लिकेशन कर दिया अपने वो मोमेंट में जो हमें गिवन है, कितना, 200 किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे मुझे फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट मिल चुका है अपना 300 किलो न्यूटन मीटर। उसके बाद में स्टेप 2 जो था मेरा, स्टेप 2 रहेगा कि हम यहाँ पे एक रेशो एज्यूम करेंगे BOD का। यहाँ पे स्टेप 2 है। स्टेप 2 में हम एक BOD का रेशो एज्यूम करेंगे। BOD यहाँ पे क्या है, सपोज करो कि ये हमारा जो है आप लोगों के सामने एक बीम है, सिंगल इन्फोर्स्ड बीम। तो यहाँ पे ये हमारा B है और यहाँ पे अगर आपके रेनफोर्समेंट है तो ये आपका यहाँ से यहाँ तक D हो जाएगा। और ये जो यहाँ से यहाँ तक है ये 50 mm क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। इफेक्टिव कवर आप देख सकते हैं गिवन है। तो मैंने यहाँ पे B/D जो सेकंड स्टेप था मेरा वो मैंने एज्यूम किया है एज इट इज़। चलो अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं यहाँ पे D का वैल्यू को कैलकुलेट कर लूँगा। जो D की वैल्यू है उसको मैं कैलकुलेट कर लूँगा। तो D की वैल्यू यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप रहेगा कैलकुलेट D रिक्वायर्ड फॉर द बैलेंस सेक्शन। तो बैलेंस सेक्शन के लिए मैं यहाँ पे क्या निकालूंगा, D निकालूंगा। अब देखो क्या किया जाना है, यहाँ पे बैलेंस सेक्शन के लिए निकालने के बाद में उसको हम अंडर रेनफोर्स सेक्शन में बदल देते हैं। कैसे, यहाँ पे जो साइज़ हम लेंगे, जो भी हमारा B आएगा और D आएगा उसका साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ये यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे अब हम क्या निकालेंगे, D को निकालेंगे पहले बैलेंस सेक्शन के लिए। देन उस बैलेंस सेक्शन से हम क्या कर लेते हैं, हम अपना अंडर रेनफोर्स सेक्शन बना लेते हैं। तो देखो बेंडिंग मोमेंट ये जो आपका कौन सा है, अभी फैक्टर्ड वाला जो आपने निकाला है उसको हम इक्वेट करवा देते हैं MU लिमिटिंग से। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैलेंस सेक्शन हो गया। फॉर्मूला हमने लिया है 0.138 FCK/BD²। क्यों लिया है ये वाला फॉर्मूला, बिकॉज Fe415 हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए ये वाला फॉर्मूला हो गया। यहाँ से हम क्या निकालेंगे, D का वैल्यू हम यहाँ पे निकाल लेंगे। ये D³ हो जाएगा, टोटल सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा। देखो ये B है ना, 0.5D है B, तो B का वैल्यू मैंने यहाँ पे रख दिया 0.5D, तो उससे मुझे D³ मिला यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे D में टोटल सॉल्व कर लूँगा तो मेरे पास में यहाँ पे D आ जाएगा। लो जी, ये आ चुका है। नेक्स्ट स्टेप में अब मैं क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे B और D दोनों का निकालना है। मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, D मेरा 525.27 आया है, तो मैं यहाँ पे D को 600 mm ले लेता हूँ। थोड़ी ज़्यादा वैल्यू लेनी है D की भी और B की भी। देखो जब मैंने D की वैल्यू ले ली कितने, 600 mm, तो अकॉर्डिंग टू द ये जो हमारा रिलेशन था 0.5, तो B एग्जैक्टली क्या है, हाफ है ना, D का हाफ है, तो यहाँ पे D का हाफ मैंने ले लिया, ये रहा। अब देखो आगे अफेक्टिव कवर, यहाँ पे हमारे पास 50 है, 50 मैंने इसमें ऐड किया तो मुझे ओवरऑल डेप्थ कैपिटल D भी मिल गया है। तो यहाँ पे मैंने जो साइज लिया है वो थोड़ा सा बड़ा लिया है, तो अब ये सेक्शन जो बन चुका है वो अंडर इन्फो सेक्शन बन चुका है। सेक्शन के साइजेस मिल चुके हैं। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एरिया ऑफ स्टील निकाल लेना है। तो एरिया ऑफ स्टील यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहा, कैलकुलेट AST के लिए फॉर्मूला ये रहा। तो इस फॉर्मूले को हम लगाएंगे यहाँ पे और AST हमें मिल जाएगा। ये रहा AST, सॉल्व करने के बाद मिल जाना है। यहाँ पे MU जो लिखना है वो आपको वो लिखना है जो आपका फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट होगा। ठीक है, ये फैक्टर्ड बेंडिंग मोमेंट वाला आपको लेना है यहाँ पे, इस बात को याद रखना। चलो AST मिल जाने के बाद में अब मैं उनको चेक करूंगा कि विद इन द परमिसिबल लिमिट्स है या नहीं है। तो इसके लिए क्या है, दो तरीके हैं, एक मिनिमम चेक करना है और एक मैक्सिमम चेक करना है। मिनिमम में क्या चेक करना है कि जो हमारा स्टील का वैल्यू आ रहा है वो उस मिनिमम से ज़्यादा हो, और मैक्सिमम वाले में क्या चेक करना है कि जो हमारा स्टील का वैल्यू आ रहा है वो उस मैक्सिमम वैल्यू से नीचे होना चाहिए। ये चीज़ हमें चेक करनी है।
तो यहाँ पे मिनिमम वाला हम चेक करेंगे, पहले फॉर्मूला है ए एस टी मिनिमम अपॉन बी डी, तो यहाँ पे ए एस टी मिनिमम हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ये रहा फॉर्मूला अप्लाई किया, तो हमें यहाँ पे ए एस टी मिल गया है कि हमारा ए एस टी शुड बी ग्रेटर देन कितने से ज़्यादा होना चाहिए, 368.67 से ज़्यादा होना चाहिए, और हमारा ए एस टी फिलहाल कितना आ रहा है 1576 आ रहा है। दैट मीन्स कि हमारा सही आया है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहला हमारा चेक हो चुका है, वो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, चेक पहला मैंने मेंशन किया हुआ। ठीक है, अब दूसरा वाला यहाँ पे चेक कर लेते हैं, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट हम यहाँ पे चेक करेंगे। मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट में हमारा क्या है, ए एस टी शुड नॉट बी ग्रेटर देन, ये दो कंडीशन है कि ए एस टी जो है इन दोनों से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। दो कंडीशन हमारी क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, पहली है 4% ऑफ द ग्रॉस एरिया, यानी कि 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, टोटल एरिया का 4% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और एक ए एस टी लिमिटिंग से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब इन दोनों वैल्यूज़ में से भी हमें क्या लेना है, मिनिमम वैल्यू लेना होता है। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पे जो आप लोगों के सामने है 4% ऑफ ग्रॉस एरिया, यानी कि 4% क्या हो जाता है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 4% है ना, तो परसेंटेज का साइन हटाने के लिए मैं क्या करूँगा 4/100, तो ये हो गया 0.04 ऑफ ग्रॉस एरिया, ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने यही किया हुआ है 0.04, ग्रॉस एरिया क्या होगा 300 इंटू 650, कैपिटल डी लेना है, ग्रॉस एरिया की बात हो रही है ना, ओवरऑल एरिया की बात हो रही है यहाँ पे, 300 इंटू मेरा क्या हो जाएगा 650, यानी कि ओवरऑल डेप्थ हो जाएगा। तो ये मेरा यहाँ पे एरिया आ चुका है। देन उसके बाद में ए एस टी लिमिटिंग निकालेंगे। अब ए एस टी लिमिटिंग को कैसे निकाला जाए, तो ए एस टी लिमिटिंग निकालने के लिए देखो आप लोगों को मैंने ये तरीका बताया हुआ है कि हम क्या करेंगे 0.36 यानी कि कंप्रेसिव फोर्स को टेंसाइल फोर्स के इक्वल कर देंगे। यहाँ पे कंप्रेसिव फोर्स में फॉर्मूला आता है ना एक्सयू लिखा जाता है, तो आप एक्सयू लिमिटिंग लिख दो तो आपको ए एस टी लिमिटिंग का वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे ए एस टी लिमिटिंग को कैलकुलेट किया हुआ है। तो देखो यहाँ पे एक्सयू लिमिटिंग हमारा क्या है 0.48 फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्यों करेंगे, बिकॉज हमारे पास में यहाँ पे FE415 को हम यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए 0.48 फॉर्मूला होता है। FE अगर मैं यहाँ पे अपना 250 यूज करता तो 0.53 यूज करता, सॉरी अगर मैं यहाँ पे FE अपना 250 यूज करता तो एक्सयू लिमिटिंग के लिए जो मेरा फिर फॉर्मूला हो जाता वो 0.53D हो जाता, उसको मैं यूज करता। ठीक है, ये चीज़ है। तो इस तरीके से मैंने एक्सयू लिमिटिंग निकाला, यहाँ पे पुट करा, यहाँ पे पुट करने के बाद में मुझे ए एस टी लिमिटिंग मिल जाएगा। ठीक है, उस ए एस टी लिमिटिंग को मैं यहाँ पे नीचे आगे जो है पुट कर दूंगा। देन मुझे यहाँ पे फिर मेरी ए एस टी लिमिटिंग की वैल्यू मिल जाने वाली है, कितनी है ये रही। तो यहाँ पे मैंने चेक किया दोनों वैल्यूज का, एक ये रही एक ये वाली वैल्यू है, तो दोनों में से मिनिमम कौन सी है, ए एस टी लिमिटिंग वाली मिनिमम है। दैट मीन्स जो मेरी कैलकुलेटेड ए एस टी की वैल्यू है वो इस ए एस टी लिमिटिंग यानी कि जो यहाँ पे वैल्यू आ रही है इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये यहाँ पे चेक हो गया, क्योंकि मेरा ए एस टी का जो वैल्यू है वो कितना आ रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो अभी कैलकुलेट किया था 1576 आ रहा है। अच्छा, मैं एक चीज़ और बता दूँ आपको कि जैसे अभी यहाँ पे ए एस टी का वैल्यू कितना है 1576 यह है 0.56। ठीक है, यहाँ पे आप जो देख सकते हो कि ये इससे ज़्यादा नहीं है, कितने से ज़्यादा नहीं है 2584, या फिर इसको ए एस टी लिमिटिंग लिख लेते हैं, ए एस टी लिमिटिंग से ज़्यादा नहीं है। तो मैं जो है अपनी ये ए एस टी वाली वैल्यू चाहे तो ए एस टी तक दे सकता हूँ, यानी कि ए एस टी लिमिटिंग के बराबर तक दे सकता हूँ। तो उससे क्या होगा, अगर मैं इसके बराबर तक दूंगा तो यहाँ जो मेरा सेक्शन है वो अंडर इन्फोर्स्ड ही रहेगा। कैसा रहेगा, अंडर इन्फोर्स्ड ही रहेगा। अब मान लो कि ये यहाँ पे 2586 है, अब मान लो कि मैंने ए एस टी का वैल्यू इसके बराबर दे दिया, किसके बराबर, ए एस टी लिमिटिंग के बराबर दे दिया। अब ये बैलेंस्ड हो गया, एंड सपोज करो कि ए एस टी जो है वो ग्रेटर देन हो जाए ए एस टी लिमिटिंग के, यानी कि मैं अगर इतनी वैल्यू दे दूं तो ये अब मेरा बन जाएगा ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन। ठीक है, अभी क्या बन जाएगा, ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन बन जाएगा। तो चूंकि सिंगल रेनफोर्स्ड बीम है, अंडर रेनफोर्स्ड रखा जाता है, तो मैं इस वैल्यू को ए एस टी को अपनी मर्जी से बढ़ा करके 1600, 1700, 1800, 2000 तक कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, वो तब भी अंडर रेनफोर्स्ड ही रहेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे मेरा ये आंसर आ चुका है। चलो, ये आंसर मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे आप अपनी तरफ से हिट एंड ट्रायल की तरह से कर सकते हो। मान लो आपने 600 mm² अपने स्टील का एरिया लिया है, तो आप क्या कर सकते हो कि सपोज आप एक कॉम्बिनेशन बना के देख लेना। वो कॉम्बिनेशन हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। कॉम्बिनेशन कैसा कि मैं तो यहाँ पे दो अपनी बार्स यूज करूंगा और दोनों बार्स का जो डायमीटर होगा सपोज करो कि 16 mm होगा। ठीक है, कोई हो सकता है कहे कि मैं यहाँ पे 3 बार जो है वो यूज करूंगा और उनका जो डायमीटर होगा वो 14 mm होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी मर्जी से कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो, तो वो गलत नहीं है, आपका आंसर यहाँ पे सही है। बस जो भी आप कॉम्बिनेशन बनाओगे उसको याद रखना कि वो वैल्यू यहाँ तक बराबर होनी चाहिए, इसके बराबर होनी चाहिए, तो आपका आंसर सही है। ठीक है, चलो।